तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। क्राइम की दुनिया में कई बार ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें ऐसी ऐसी साजिश होती है कि जब उसका सिरा खुलता है तो कई बार यकीन नहीं होता। आम लोगों को भी नहीं, खुद पुलिस को भी नहीं, जो पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेट करती है। दूर से देखने में कई बार कई चीजें अजीब लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि कातिल पता नहीं कौन हो सकता है, और कई बार कातिल आपके सामने लगातार घूमता रहता है और आपको पता नहीं चलता। खासतौर पर दो ऐसी चीजें हैं, एक रेप और एक किडनैपिंग। इसको लेकर बहुत बार उंगलियां उठती हैं। कैसे मामले बड़े झूठे दर्ज कराए जाते हैं। रेप के मामले कई बार दुश्मनी का बदला लेने के लिए भी लगा दिए जाते हैं। उसी तरह से कई बार दूसरों को फंसाने के लिए किडनैपिंग के केस भी होते हैं। कई बार मर्डर के चार्जेस भी झूठे लगाए जाते हैं। तो ऐसी उलझी हुई जो सारी चीजें होती हैं उसी में से निकली हुई एक कहानी है। लेकिन ये कहानी सुनाऊं उससे पहले एक आपको तिहाड़ जेल का अपडेट देता हूं। कुछ वक्त पहले आपको पता है अंकित गुर्जर नाम के एक जो बदमाश है, तिहाड़ जेल के अंदर उसकी मौत हो गई थी। और इल्जाम लगाया अंकित गुर्जर के घर वालों ने कि तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 के जो डिप्टी जेलर हैं उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई की थी, और उस पिटाई की वजह से अंकित ने बाद में दम तोड़ दिया। मामले की जांच हुई, परिवार वालों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, और अब दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की और एफआईआर दर्ज किया है। और बाकायदा 302 में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिसमें मल्टीपल इंजरीज हैं, चोटें हैं। और उसको देखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने 302 के तहत मामला दर्ज किया, यानी ये मामला कत्ल का है। और इसके लिए बाकायदा उन डिप्टी जेलर को भी, जिनका नाम मीणा है, आरोपी बनाया गया है। तो अब आगे देखते हैं गिरफ्तारी कब होती है और ये मामला कहां तक जाता है। तो ये एक अपडेट तिहाड़ का। लेकिन अब आइए आज की कहानी पर आते हैं। बात ये 2013 की है। अलीगढ़ में एक परिवार रहा करता था जिनका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र परिवार के मुखिया थे। फैमिली में पत्नी, 3 बेटियां, और कुछ रोजी रोटी की तलाश में फिर देवेंद्र को अलीगढ़ छोड़कर फरीदाबाद आना पड़ा, और फरीदाबाद में ही वो नौकरी कर रहे थे। बच्चे सब साथ थे। तीनों बेटियां उनकी पढ़ रही थी, लेकिन एक बेटी अलीगढ़ में स्कूल में ही पढ़ रही थी, 12th में। 3 दिसंबर 2013 देवेंद्र की बड़ी बेटी जो अलीगढ़ के स्कूल में पढ़ रही थी, वो फरीदाबाद आती जाती रहती थी। तो एग्जाम से पहले वो यहाँ घर पे थी, फिर एग्जाम देने के लिए वो अलीगढ़ चली गई। हाफ ईयरली एग्जाम था। वहां एग्जाम देने के लिए वो 3 दिसंबर 2012 को गई। अपने मामा के घर में रह रही थी क्योंकि परिवार तो यहां आ चुका था। उसके जाने के 9 दिन के बाद 12 दिसंबर 2013 को अचानक देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ में एक गांधी पार्क पुलिस स्टेशन है, वहां जाकर एक रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट ये लिखाते हैं कि उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। 12वीं में पढ़ने वाली एक लड़की, और वो अभी शायद बालिग भी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि वो उसको किडनैप कर लिया गया है, तमाम जगह ढूंढ लिया, मिल नहीं रही है। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है। इसके बाद पुलिस पूछती है कि आपको किसी पे शक है तो आप बताएं। तो देवेंद्र फरीदाबाद में जिस जगह वो रहते थे, जिस इलाके में, उसी में पड़ोस में एक लड़का रहता था, जय, जो उनकी बेटी का ही हम उम्र था। उसका नाम लिखाते हैं कि उनकी बेटी के साथ उसकी दोस्ती थी, कई बार बातचीत करते हुए भी देखा था, और जय ने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। अब अलीगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होता है। चूंकि बेटी अलीगढ़ से गायब हुई थी उनकी, एक लड़की की किडनैपिंग का मामला था। अलीगढ़ पुलिस मामले की तफ्तीश करती है, और इस सिलसिले में अब वो फरीदाबाद पहुंचती है, क्योंकि इल्जाम जय नाम के एक लड़के पे लगाया गया था और वो जय फरीदाबाद में रहता था। अब पुलिस आकर फरीदाबाद में जय की तलाश करती है, और तलाश करते हुए घर पहुंचती है। जैसे ही अलीगढ़ पुलिस जय के घर पहुंचती है, कहानी में एक दूसरा ट्विस्ट आता है। जय के माँ बाप बताते हैं कि वो खुद परेशान है और उनका बेटा गायब है, और बिना बताए हुए घर से कहीं चला गया है, और ऑलरेडी उन्होंने फरीदाबाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा रखी है। अलीगढ़ पुलिस रिपोर्ट की कॉपी देखती है, थाने में जाती है। पुलिस वाले फरीदाबाद, जो हरियाणा पुलिस है, इस बात की तस्दीक करती है क्या इनके घर वालों ने कुछ वक्त पहले ही आकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी।
और हम तलाश कर रहे हैं, मिला नहीं। अलीगढ़ पुलिस बताती है कि देवेंद्र नाम के शख्स ने जय पर ही उनकी बेटी के किडनैपिंग का इल्जाम लगाया है। अब दोनों पुलिस को जब ये सारी चीजें पता चलती है तो फिर ये इन्हें आपस में ऐसा लगता है, जो आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द बहुत होता है, कि दोनों जवान थे और हो सकता है दोनों में प्यार हो और दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार ना हो, इसलिए एक दूसरे के साथ कहीं चले गए हों, भाग गए हों, कुछ वक्त के बाद अपने आप आ जाएंगे। ऐसे मामलों में आमतौर पर शुरुआती पुलिस की सोच यही होती है, चाहे स्टेट कोई सा भी हो, कि अगर एक लड़का और एक लड़की गुम है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, तो यही मान के चलते हैं कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं, कुछ वक्त के बाद आ जाएंगे। तो अलीगढ़ पुलिस और फरीदाबाद पुलिस दोनों इसी सोच के साथ शांत हो गई और शांति से बैठ गई कि भटकने की जरूरत नहीं, दोनों अपने आप आ जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता गया। देवेंद्र की बेटी का कोई सुराग नहीं मिला, जय का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस ने इधर मामला भी दर्ज कर रखा, अलीगढ़ पुलिस ने बाकायदा जय के खिलाफ किडनैपिंग का और पॉक्सो एक्ट भी लगा रखा था, क्योंकि लड़की नाबालिग थी। लेकिन फरीदाबाद पुलिस से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। और दूसरा उधर ये था कि जय खुद गायब है, मतलब वो भी एक विक्टिम है, पीड़ित है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। तो दोनों पुलिस जिस तेजी से इस मामले की जांच करनी चाहिए थी वो की नहीं और वक्त बीतता गया। बीतते बीतते 12 से 2015 आ गया। हालांकि दिसंबर ये 12 में हुआ था, तो मतलब आखिरी महीना था, तो 13 और फिर आ ही गया था 14। लगभग 2-2.5 साल बीत गए। 2015 की तारीख आ गई, न देवेंद्र की बेटी का सुराग मिला, न जय का। इसके बाद अचानक 1 सितंबर 2015, 1 सितंबर 2015, अचानक देवेंद्र अलीगढ़ के उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं जिस पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। और न सिर्फ अकेले खुद पहुंचते हैं, बल्कि अपनी उस बेटी को साथ लेकर पहुंचते हैं जो 2012 दिसंबर से गायब थी। अब पुलिस स्टाफ भी वहां पे चेंज हो चुका है उस थाने में। तो वो बताते हैं कि हमने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाई थी, और वो लड़की हमें मिल गई है। थाने को पता चलता है, वो एसएसपी के सामने ले जाते हैं। एसएसपी के सामने देवेंद्र अपनी बेटी को पेश करते हैं। बेटी अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि दिसंबर 2012 में जय से उसकी दोस्ती थी, लेकिन एक रोज जय ने धोखे से उसको किडनैप कर लिया और फिर वो उसको अपने साथ मथुरा ले गया और मथुरा में जबरन धमकी देके उसको अपने साथ रखा। वहां उसके दोस्त भी थे। फिर उसने उसके साथ रेप किया और बंधक बना के रखा। पूरी कहानी दहराने वाली थी कि लड़की करीब 2 साल तक बंधक बनी रही, लगातार रेप होता रहा। लेकिन इससे भी ज्यादा जो हैरान करने वाली बात आई थोड़ी देर के बाद, वो देवेंद्र ने एसएसपी साहब को बताया कि देखिए, वो उसको अपने साथ ले गया, किडनैप करके रखा, धमकी दी, और अब मेरी बेटी को छोड़ दिया जब हाल में ही वो प्रेग्नेंट हो गई है, और अब वो गर्भवती है, और ये हमारी मासूम बच्ची के साथ उसने क्या किया है। अब पुलिस को जब ये पता चला तो पुलिस ने फिर रेप का भी मुकदमा दर्ज किया और जय की तलाश जोरों शोर से शुरू कर दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, फिर फरीदाबाद के चक्कर काट रही है, जय का सुराग लगा रही है। इधर जय के घर वाले परेशान है, माँ बाप परेशान है कि लगभग 3 साल बीतने को, बेटा अभी तक मिला नहीं है, क्या किया जाए। अब अलीगढ़ पुलिस और दूसरी तरफ फरीदाबाद पुलिस दोनों मामले की जांच कर रहे हैं और कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इस दौरान में लड़की का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका था। अब अलीगढ़ में एक एसएसपी भी बदल गए, नए एसएसपी आए, और इत्तेफाक से नए एसएसपी वो थे जिनको आप क्राइम तक में हमने सुना भी, किस्सा गोई के माहिर राजेश पांडे जी। तो ये वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सारे केसेस, अलीगढ़ के ये एसएसपी बने थे, तो सारे एक दिन बैठकर इन्होंने कहा कि जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं उसकी फाइल निकालो। तो जब सारी फाइल निकलने लगी तो फिर इस लड़की की भी फाइल आई उनके सामने। तो पता चला कि एक ऐसा मामला जो 2012 का था, एक लड़की को किडनैप किया गया, लड़का आज तक मिला नहीं। अब इस केस पे नजर पड़ी तो उन्होंने कहा इस केस में स्टेटस क्या है। तो पता चला कि केस सॉल्व ही नहीं हुआ, जय का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की जरूर मिली है और लड़की प्रेग्नेंट है। इसके बाद उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। यहां तक अपडेट थी। अब पूरे केस को पढ़ने के बाद, तफ्तीश करने के बाद
पुलिस ने कहा कि कुछ ना कुछ गलतियां हुई हम लोगों से, जिसको हम कुछ जो लिंक है वो मिसिंग है। फिर चारों तरफ मुखबिर और पुलिस के सोर्स लगाए गए, पता किया गया कि आखिर जय का सच क्या है, इस लड़की का सच क्या है। कोई सुराग नहीं मिला। अब तक करीब 3.5 साल बीत चुके थे। इसके बाद पुलिस ने एक रोज देवेंद्र को बुलाया, राजेश पांडे जो एसएसपी, उन्होंने कहा कि देवेंद्र पांडे से पूरी कहानी उगलवाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रिश्ता था, क्या मामला था। तो बुलाया जाता है, देवेंद्र वही सारी कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखाई थी, बेटी की किडनैपिंग, जय के ऊपर शक, फिर उसके बाद बेटी का वापस आना, बेटी का प्रेग्नेंट होना, फिर एक बच्चे को जन्म देना। तो लास्ट में उन्होंने पूछा कि जब आपको इतना कुछ पता है कि जय का आपकी बेटी के साथ मतलब वो इश्क था, भगा कर इसीलिए ले गया, फिर रेप किया, तो आपने एक बाप होने के नाते अपने तरीके से भी इन 3-3.5 सालों में जय को ढूंढने की कोशिश की होगी, क्योंकि मामला आपकी बेटी का, और कोई भी बाप जिसको ये शक है, शक या यकीन है कि उसकी बेटी अगर गायब हुई है तो उसके पीछे वो शख्स है, तो उसके बारे में पुलिस के अलावा अपनी तरफ से भी पहल करेगा, मेहनत करेगा, ढूंढेगा, कोशिश करेगा। तो देवेंद्र ने कहा कि हाँ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो लंबे सवाल जवाब हुए, फिर एक सवाल पूछा, अच्छा आपके हिसाब से जय कहाँ हो सकता है? यहीं पे देवेंद्र ने एक लाइन बोल दिया। उसने कहा कि अब मैं क्या कह सकता हूं, किसी रेलवे ट्रैक पे मरा पड़ा होगा, और क्या कर सकता है वो, ऐसे काम उसने किए। अब साथ में इसके और सारी लाइनें बोली। इसके बाद देवेंद्र को भेज दिया गया। अब उसकी इस एक लाइन को पकड़ा गया कि आखिर ये कह सकता है किसी और शहर में छुपा हो, भाग गया हो, लेकिन ये कि किसी रेलवे ट्रैक पर मरा पड़ा हो, इसका क्या मतलब? यहीं पे अब इस एक लाइन को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया गया, और इसके बाद पुलिस ने ये किया, अलीगढ़ पुलिस ने, कि 6 से 12 दिसंबर, चूंकि 12 दिसंबर 2013 को रिपोर्ट लिखाई गई थी बेटी की किडनैपिंग की, जो जय ने किया था 12 दिसंबर को, तो पुलिस ने उससे पहले 6 से लेके 12 दिसंबर तक अलीगढ़ पुलिस ने अलीगढ़ के और इर्द गिर्द जितने भी रेलवे स्टेशन थे उनके जीआरपी और उनको संपर्क किया और पता किया कि आखिर रेलवे ट्रैक पे कितनी लाशें मिली और क्या उनकी शिनाख्त हुई, कौन कौन सी लाश थी, कितनी उम्र थी। अब जब जीआरपी से संपर्क करने के बाद 6 दिसंबर से 12 दिसंबर 2013 के सारे डिटेल निकाले गए, तो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के दूर ही एक और छोटा सा रेलवे स्टेशन, वहां से पता चला कि एक लाश मिली थी जो रेलगाड़ी के नीचे कटकर जिसकी मौत हो गई थी। उस लाश के बारे में जब डिटेल निकाला गया, वो सारी जानकारी, वो सारा हुलिया मैच कर रहा था जय से। अब वो सारी डिटेल ली गई और उसके बाद पता चला कि वाकई जय की तो मौत हो चुकी है, तो रेलवे ट्रैक से लाश मिली है, तो क्या ये खुद रेलवे ट्रैक के नीचे आया, सुसाइड किया या कत्ल है? लेकिन अब पुलिस को कम से कम 3-3.5 साल के बाद जय की गुमशुदगी का राज मिल चुका था। अब यहां से कड़ियों को जोड़ने का काम आगे शुरू किया गया। अब पुलिस ने जब ये गई थी 12वीं के एग्जाम देने 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, अब उस लड़की के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि ये फरीदाबाद से 3 को आई एग्जाम देने के लिए, 12 दिसंबर को गायब हुई, किडनैपिंग के बाप ने रिपोर्ट लिखाई, तो ये 9 दिन तक कहाँ थी? अड़ोसियों पड़ोसियों फिर से सबको कुरेदा किया, तो पता चला कि ये अपने मामा के घर पे ही थी और बिल्कुल ठीक ठाक थी, और इस दौरान में कोई भी लड़का उन्होंने वैसे नहीं देखा। लेकिन फिर एक शख्स ने एक कहानी बताई, एक चश्मदीद था, और उस कहानी के बाद पुलिस ने इस लड़की के पिता देवेंद्र और उसके मामा, इन दोनों को, जिनका नाम प्रमोद है, थाने बुलाया और उसके बाद इनसे सख्ती से पूछताछ की। जब पूछताछ की तो 3.5 साल पुरानी वो रहस्यमय कहानी का पूरा सच सामने आ गया। कहानी कुल मिलाकर ये थी कि जब अलीगढ़ से देवेंद्र फरीदाबाद पहुंचे अपने परिवार के साथ, तो उनकी जो बड़ी बेटी थी जो 12वीं में थी, उसी पड़ोस में अलीगढ़ में उसी मोहल्ले में एक लड़का जय रहता था, जहां उसकी दोस्ती हो गई, दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद अब एग्जाम देने के लिए 3 दिसंबर को ये लड़की अलीगढ़ पहुंचती है। एक दिन जय भी वहां पहुंच जाता है और वो तारीख थी
11 दिसंबर 12 दिसंबर को मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई थी। 11 दिसंबर को जय पहुंचता है अलीगढ़ और उसे मालूम था कि मामा के घर पे है उसकी दोस्त। वो मामा के घर पे जाता है। घर पे उस वक्त कोई नहीं था। दोनों तन्हाई में मिलते हैं और इत्तेफाक से उसी दौरान मामा वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को देख लेते हैं। इसके बाद मामा देवेंद्र को बताते हैं। फिर देवेंद्र और लड़की के मामा ये दोनों मिलकर जय का कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद लाश को ले जाते हैं ट्रैक पर और रेलवे ट्रैक पे इस तरह से डाल देते हैं कि ट्रेन आए तो ऐसा लगे कि यह हादसा है या सुसाइड है, और फिर वो वहां से चले आते हैं। अगले दिन जाकर ये रिपोर्ट लिखा देते हैं पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग की। अब यहाँ तक ये सारी कहानी हो गई। अब जब किडनैपिंग की कहानी लिखाई तो अपनी बेटी को भी गायब करना जरूरी है। इसके बाद वो अपनी बेटी को दूर रिश्तेदारों के यहाँ भेज देते हैं और फिर कुछ वक्त बाद गुपचुप तरीके से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। कहानी में अभी साजिश के कई पहलू बाकी थे। एक किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाई, जय पे इल्जाम लगाया, हालांकि जय का खुद कत्ल किया, फिर लड़की को दूर अपने अलीगढ़ से हटाकर किसी दूर रिश्तेदार के पास भेज दिया और खामोशी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी ताकि वो इन सारी चीजों से फिर उसके आगे आने वाले टाइम में रिश्तों में कोई प्रॉब्लम ना हो। शादी करने के बाद जब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई अपने पति से, तो फिर एक रोज, वही तारीख थी 1 सितंबर 2015, वो अपनी बेटी को अलीगढ़ लेकर आते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन बाप और मामा लेकर पहुंचता है और बताता है कि हमारी बेटी मिल गई है। जय ने इसको मथुरा में रखा था, किडनैप करके रखा था, और जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो वो छोड़कर भाग गया। हकीकत ये थी कि उनकी बेटी शादी के बाद अपने पति से प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन यहाँ पे जय को पूरी तरीके से गुनहगार साबित करना था, इसलिए वो लाए। और न सिर्फ ये बताया कि प्रेग्नेंट है, बल्कि बाद में जब बच्चे का जन्म हुआ तो भी पुलिस के पास गए कि देखिए हमारी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उसका गुनहगार अभी गायब है। बट हकीकत ये थी कि उस जय को ये लोग पहले ही मार चुके थे। इस लड़की के पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, देवेंद्र, लेकिन 3 से 3.5 साल तक जिस तरीके से अलीगढ़ पुलिस को बेवकूफ बनाया, नचाया, नई नई साजिश की थ्योरी सामने रखी, वो ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि कोई साजिश रचने के लिए पढ़ा लिखा, तेज तर्रार, ज़हीन दिमाग ही काफी है। यहाँ ये है कि एक तरह से एक जाहिल इंसान ने भी 3.5 महीने तक पुलिस को बेवकूफ बना कर रखा। बाद में खैर भांडा फूटा और पुलिस ने इस पूरी साजिश के लिए देवेंद्र, उनके साले जो प्रमोद, बेटी, क्योंकि वो भी इस साजिश में शामिल थी, उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। तो शुरुआत में जैसा मैंने कहा था कि कई बार किडनैपिंग और रेप के बहुत सारे फेक मामले भी होते हैं, ये उन्हीं में से शायद एक थी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।